बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ जाता है दैट इज एम्फीसेमा। तो एम्फीसेमा याद रखिएगा, ये भी एक बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द लंग्स है। इस पे हमारे लंग्स के जो एलोवेलाई वाला रीजन होता है ना, उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एलोवेलाई आपको पता है ये वो लास्ट यूनिट्स होती हैं जिनमें आगे फर्दर ब्रोंकियल ट्यूब डिवाइड और रीडिवाइड होने के बाद जिन एयर फैक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड हो जाती हैं उनको एलोवेलाई कहती हैं। अगर एलोवेलाई की वाल्व जो है ना वो रप्चर हो जाए, वो तबाह हो जाए, उनके अंदर किसी किस्म की इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए, ठीक है जी, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एम्फीसेमा का नाम देते हैं। अगेन ये भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक डिजीज है क्योंकि आपको पता है कि गैसियस एक्सचेंज जितना भी होता है उसके अंदर एलोवेलाई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। यानी एक्सचेंज ऑफ हमारी लंग से और हमारी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सारा एलोवेलाई के थ्रू ही हो रहा होता है, ठीक है ना। तो जब एलोवेलाई की वाल्व रप्चर हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो उसकी वजह से फिर गैसियस एक्सचेंज का पूरा मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको एक डायग्राम की मदद से देखें। ये आपके सामने एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये एक नॉर्मल एल्यूलाई का एक नेटवर्क है जो कि इस डायग्राम में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। आप इसको देखें और उसके साथ यहाँ पे नीचे ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपको एक डैमेज्ड एल्यूलाई दिखाई गई है। देखिए एल्यूलाई की वाल्व जब रप्चर हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, तो उसके बाद उनकी इस तरह की शेप डेवलप होना शुरू हो जाती है जो कि नॉर्मल शेप से डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इनकी गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब आप आज जाएं इसकी सिम्टम्स के ऊपर। तो इस एम्फीसेमा की बड़ी जो इलामात डिस्कस की गई हैं आपकी बुक में, उनमें एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये तकरीबन ब्रोंकाइटिस से मिलती जुलती इलामात हैं इसकी। एक तो इसमें सांस फूलना शुरू हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, आपको खांसी बहुत ज़्यादा आती है इस बीमारी में, ठीक है ना। और खांसी भी ऐसी होती है जिसके साथ म्यूकस प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी खांसी के साथ बलगम भी पैदा होना शुरू हो जाता है। वीजिंग लाइक यानी विस्लिंग लाइक आवाज़ जो है ना वो नाक में से आना शुरू हो जाती है। इस बीमारी के लिए आप क्या प्रिवेंटिव मेजर अख्तियार कर सकते हैं? इस बीमारी को रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए क्या हिफाजती तदाबीर हैं जो कि इख्तियार की जा सकती हैं? तो एक चीज़ तो ये याद रखिएगा कि इसमें नॉर्मली जो डैमेज होता है ना एल्यूलाई का, वो परमानेंट होता है, मुस्तकिल होता है। यानी एल्यूलाई के जो पार्टिकुलर एरियाज या जो एयर फैक्स एक दफ़ा डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, उनको रिकवर करना जो है ना वो मुश्किल है, वो नामुमकिन है, ठीक है ना। हाँ ये है कि रिमेनिंग जो आपके एल्यूलाई के रीजन है या एयर फैक्स है ना, उनको ख़राब होने से या उनकी वाल्व को रप्चर होने से या इन्फेक्शन को फर्दर फैलने से रोका जा सकता है अगर आप प्रिवेंटिव मेजर या हिफाजती तदाबीर अख्तियार कर लें। इसमें ना स्मोकिंग जो है ना, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे तमाम लंग्स को और स्पेशली ये एल्यूलाई वाले रीजन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर एक बंदा सिगरेट पीना छोड़ देता है, स्मोकिंग को ग्रेजुअली वो ख़त्म कर देता है, तो उसका जो रिमेनिंग रीजन है एल्यूलाई का, उस तक इन्फेक्शन को फैलने से या इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट जो आपके पास डिजीज आ जाती है वो है नमूनिया। ये एक और इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है नमूनिया। ये बड़ी कॉमन डिजीज है, ठीक है ना। आजकल कोरोना की बीमारी जो फैली हुई है, तो कोरोना वायरस की इलामात भी नमूनिया से काफ़ी मिलती जुलती हैं, क्योंकि नमूनिया में भी हमारे लंग्स की इन्फेक्शन होती है और कोरोना वायरस बेसिकली हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट करके लंग्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो नमूनिया जो है ये भी लंग्स की एक इन्फेक्शन होती है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। इसको फैलाने के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो इस बीमारी को फैला रहा होता है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है ना वो नमूनिया की बीमारी फैलाता है। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा कि ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ये नाम जब लिखेंगे तो इसको आपने नोमेनक्लेचर के, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स के मुताबिक आपने ये नाम लिखना है। ये लिखने के बाद स्ट्रेप्टोकोकस का एस कैपिटल डालना है और निमोनियाई का पी आपने स्मॉल डालना है
और इनको अंडरलाइन भी करना है। या तो आप इनको इटैलिक स्टाइल में लिखें या फिर आप इनको अंडरलाइन करें, ठीक है ना। ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आपने इसको क्लियर अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना। आपने एक ही दफ़ा इसको अंडरलाइन करना है, दोनों को अलग अलग सेपरेटली तौर पे अंडरलाइन करना है। अच्छा, ये नमूनिया की डिजीज जो बड़ी एज के लोग हैं ना, 40 ईयर्स या अबव एज के लोगों में इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नमूनिया का जो अटैक होता है वो बाज़ औक़ात हमारे एक ही लंग पे होता है, ठीक है जी, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों लंग्स अफेक्ट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन या वो सूरत हाल जिसमें हमारे दोनों लंग्स जो है ना, पेशेंट के दोनों लंग्स अफेक्ट हो गए हैं, दोनों लंग्स को नुकसान पहुंचा है, उसको आप डबल नमूनिया कहते हैं, ठीक है। यानी अगर नमूनिया दोनों लंग्स तक फैल गए तो उसको फिर आप डबल नमूनिया का नाम देंगे, ठीक है जी। और इसका जो सबसे बड़ा कॉमन काज है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, इसको आप अलग हेडिंग की तहत डिस्कस करें। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसको काज करता है। अच्छा, वायरस बैक्टीरिया के अलावा कुछ वायरसेस जो है ना वो भी नमूनिया काज करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ना वो भी थोड़ा बहुत नमूनिया फैलाने के अंदर इन्वॉल्व होता है। कुछ फंगल इन्फेक्शन होती हैं, फंजाई की फैलाई हुई कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से नमूनिया भी हो सकता है, ठीक है जी। और इसकी जो इलामात हैं बड़ी बड़ी, उनमें आप देखें तो आपके पास बुखार भी हो जाता है, इस बीमारी में बुखार सबसे ज़्यादा होता है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है और खांसी के साथ बलगम भी पैदा होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में आपको दुश्वारी होती है, ठीक है ना, थकन का एहसास होना शुरू हो जाता है, बंदा हर वक्त अपने आप को निढाल और थका महसूस करता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर के अंदर अपनी इन दोनों डिजीज़ को, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को, एम्फीसेमा और नमूनिया को समझने में आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 3 रेस्पिरेटरी डिसीज़ को डिस्कस किया है, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसेमा और नमूनिया। इन तीनों चैप्टर के ब्रीफ नोट्स मैं इस लेक्चर के एंड पे आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप फेडरल बोर्ड के अंदर या आपके किसी भी पंजाब बोर्ड के सिलेबस के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो पेपर के अंदर आपने इनको कैसे हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करना है, क्योंकि ये टॉपिक आपकी बुक में जिस तरह दिए गए हैं ना, इस तरह आपने पेपर में नहीं लिखने, बल्कि पेपर में आपने इसको खूबसूरत नीट करके हेडिंग्स के साथ, डायग्राम के साथ पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करना है। तो एंड पे मैं ये नोट्स भी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आज के बाद मेरा हर लेक्चर जो बायो और केमिस्ट्री का होगा, उस लेक्चर के एंड पे उस चैप्टर के ब्रीफ शॉर्ट नोट्स भी शामिल होंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन नोट से भी आपको अपने इस टॉपिक को याद करने के अंदर, लर्न करने के अंदर, मेमोराइज करने के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक।